एवरीवन, मैं कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए इलेक्ट्रिसिटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले प्लस एसआई यूनिट जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फार्मूला करंट का। करंट को डिनोट करते हैं आई से बच्चों। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टी टाइम होता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने साइड में लिखा भी है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यदि यहाँ से आपने सेकंड फार्मूला बनाना है चार्ज का तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम सेकंड फार्मूला बोल देते हैं। अब यदि बात करते हैं बच्चों करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। एम्पियर होती है, वैसे 1 वैसे लगा देते हैं यूनिट के लिए। तो एम्पियर और चार्ज की क्या होती है बच्चों, 1 कूलाम, और टाइम की होती है 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए करंट। सेकंड जो फॉर्मूला हमारे पास है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर दिस इज ए चार्ज। चार्ज कौन सा रहेगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज का। और यहाँ पर एन क्या होगा, दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो भी होंगे। और ई क्या होता है, दिस इज ए चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। नेगेटिव लेके चलते हैं पर इसके आगे प्लस माइनस होता है। तो ये सेकंड फार्मूला रहेगा आपका। थर्ड हमारे पास जो फार्मूला है बच्चों इसके अंदर वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको डिनोट करते हैं वी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये हमारे पास वर्क डन अपॉन क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू मीन्स चार्ज। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब एसआई यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कि ऐसा यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है बच्चों, 1 वोल्ट होती है। इसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट, वर्क डन की क्या होती है 1 जूल होती है बच्चों, चार्ज की 1 कूलाम। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1 जूल पर कूलाम होगी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो यदि हम इसी थर्ड फार्मूले से वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन हो या फिर एनर्जी एक ही चीज़ होती है बच्चों। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाय क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू क्या रहेगा हमारे पास चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है फिफ्थ फार्मूला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या होता है हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने नीचे लिखा है। आई हमारे पास करंट रहेगा बच्चों, आर दिस इज ए रेजिस्टेंस। अब इसको ओम्स लॉ कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट हमारे पास यहीं से यदि आपने फॉर्मूला बनाना है, 6 फार्मूला जो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे ग्राफ भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि आपने रेजिस्टेंस निकालना है आर, आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V के नीचे क्या आ जाएगा आई। तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। आर इज द रेजिस्टेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की बच्चों, वो होती है ओम। और ओम का सिंबल क्या होगा हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1 ओम, ये हमारे पास ओम है। ओम किसकी एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की। किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है 1 वोल्ट। एसआई यूनिट रहेगी बच्चों करंट की 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये इसका सिंबल है ओम का, याद रखना है आपने। अब रेजिस्टेंस होता क्या है कि जैसे किसी भी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है, उसको रेसिस्ट करना, उसको अपोज करना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर ही, V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है बच्चों। देखिए तो V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको स्लोप कहते हैं। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, V और I का ग्राफ, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। या आपको कोई भी टेबल दी होती है जिसके अंदर V और I की वैल्यू होगी, तब भी आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, R कहेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास करंट का ही फार्मूला है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। आई इज द करंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो 8th फार्मूला है हमारे पास, दिस इज ए रजिस्टर्स इन ए सीरीज। जो रजिस्टर्स हैं बच्चों उनको सीरीज में लगाया तो उनके रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनता है RS इज इक्वल टू सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। ऐसे ही हमारे पास यदि रजिस्टर्स को आप पैरेलल में लगाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RP। पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे यदि 3 होते हैं तो 3 लगा देते हैं बच्चों, 4 होते हैं तो 4 लगा देते हैं, सेकंड होते हैं तो सेकंड लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम्स में आता है। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, या फिर कंडक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? तो आर इज इक्वल टू रो। रो को क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज ए रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों किससे? रो से। मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ किसकी है बच्चों? कंडक्टर की। एरिया किसका है? ये भी कंडक्टर का। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो रो होता है इसको रो कहते हैं, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेजिस्टिविटी भी इसे कहा जाता है। अब यदि यहाँ से आपने रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, उसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एल। दिस इज ए रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसको रो कहा जाता है। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अब एसआई यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों? ओम मीटर होती है, या फिर इसकी ओम सेंटीमीटर होती है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के अंदर कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये जस्ट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस या नेचर ऑफ ए मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बनता है भाई H इज इक्वल टू VIT। ये रहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। ये डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो H इज इक्वल टू, H का मतलब हीटिंग एनर्जी, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। तो H इज इक्वल टू VIT। अब यहाँ पर हीटिंग एनर्जी को ही हम एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको वर्क डन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को वर्क डन पूछ लेता है और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर सर वर्क डन कैसे निकालें। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम रहेगा। इसी का एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, जब हम V की वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब H इज द हीटिंग एनर्जी, I हमारे पास क्या है बच्चों? करंट का स्क्वायर, एंड R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं किसके? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी आपने अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास रहेगा बच्चों पावर का। पावर के हम आपको 4-5 फार्मूले बना के देंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? P मीन्स पावर, तो वर्क डन अपॉन टाइम, और यहीं से डेफिनेशन बनती है पावर की, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज ए पावर। अब इसी वर्क डन को हम बच्चों एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ से मोस्टली न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है बच्चों एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है, जिसके अंदर आपको पावर दी जाती है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? P मल्टीप्लाई बाय T। P का मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या होती है? टाइम होती है, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होती है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास बच्चों, जो सेकंड फॉर्मूला बनने वाला है पावर का, वो क्या रहेगा? P इज इक्वल टू VI। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I इज ए करंट। अब इसकी जो SI यूनिट बनती है पावर की बच्चों, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने बनानी है, वो क्या होती है? 1 वाट होती है। और 1 वाट किसके इक्वल होगा? यहाँ पर 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर MCQ क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इसका 16 फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने फॉर्मूला बनाया P इज इक्वल टू VI, अब इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ एक बार V की वैल्यू पुट करनी है और एक बार I की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही हम इसके अंदर क्या पुट करते हैं, सबसे पहले V की वैल्यू पुट करते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R बन जाएगा। और ये P का मतलब पावर बच्चों, I का मतलब करंट रहेगा, R इज अ रेजिस्टेंस। और ये फॉर्मूला मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप यूज़ करते हो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा पावर का ही बच्चों, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब हमने क्या किया, यहाँ पर I की वैल्यू को पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो फिर हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P इज ए पावर, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये पैरेलल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, इसके फॉर्मूला तो कहीं नहीं कहेंगे इसको, पर ये एग्जाम्स में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट में क्या होता है बच्चों? 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं और 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड होते हैं, जिसको हम 3600 सेकेंड लिख देते हैं। जब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं
तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3.6 10 की पावर 6 जूल आएगी। दिस इज़ द कमर्शियल एसआई यूनिट ऑफ ए एनर्जी। ये कमर्शियल एसआई यूनिट रहेगी किसकी? एनर्जी की। एक फिर एमसीक्यू बनता है बच्चों यहीं पर 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए बच्चों, कुछ ऐसा यूनिट बताई जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।